नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और भानु प्रतापपुर में सावित्री मंडावी की जीत हुई है। कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी सावित्री मंडावी, और इस दौरान उनकी जीत होती है। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम रहे हैं। कांग्रेस में जश्न का माहौल है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जब आखिरी राउंड चल रहे थे उस वक्त ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता आश्वस्त नजर आ रहे थे, और इसलिए जश्न की तैयारी पहले से ही हो चुकी थी। और ये आप देख रहे हैं पटाखों का शोर और नाचते गाते कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त नजर आ रहे हैं। और इस उपचुनाव के नतीजों के बाद से कांग्रेस पार्टी ने रात की सांस जरूर ली होगी, और ये एक तरीके से संकेत भी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव जो हैं उसमें जनता का मूड ज्यादा परिवर्तित होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं आरक्षण का एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा था, उसके बाद ये चुनाव ये बेहद परीक्षा के तौर पर भी था। ये समझने वाली स्थिति थी कि क्या असल मायने में इस आरक्षण के मुद्दे को लेकर के जनता का रुख जो है, या आप जो आदिवासी वर्ग है उनका जो वोट है, क्या वो कांग्रेस पार्टी से छिटक सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता हुआ नजर आया। उसके पीछे कई कारण और भी हो सकते हैं, असेसमेंट उसको लेकर के भी किया जाएगा। लेकिन फिलहाल भानु प्रतापपुर से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां उपचुनाव के नतीजे अब सामने आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के खेमे में बड़े जश्न की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। भानु प्रतापपुर में सावित्री मंडावी, मनोज मंडावी की पत्नी, जो कि जिनके निधन के बाद ये सीट खाली होती है, और इस सीट को खाली होने के बाद इस पर उपचुनाव होता है। सावित्री मंडावी को मैदान में उतारा जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेता को उतारा जाता है। और साथ ही इस मुकाबले के दौरान कई आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला नजर आता है। ब्रह्मानंद नेताम को जब भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट घोषित करती है, उसके कुछ ही समय बाद हलचल बहुत तेज होने लगती है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा कई एलिगेशन लगाए जाते हैं, लेकिन इस चुनाव के दौरान कई चीजें और भी नजर आती हैं। लेकिन इन्हीं सभी तस्वीरों के इर्द गिर्द ये पूरा उपचुनाव की तस्वीरें देखने को मिली हैं। लेकिन फिलहाल नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी सावित्री मंडावी को जीत मिली है। और ये आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, जश्न की तस्वीरें हैं। जश्न मनाते हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त नजर आ रहे हैं, हाथों में तिरंगा और साथ ही कांग्रेस पार्टी का झंडा हाथों में लेकर के जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस जीत का श्रेय दे रहे हैं, और इससे पहले सावित्री मंडावी के इस जीत को लेकर के उनसे बातचीत भी की गई, तो उन्होंने भी इस बात का श्रेय मौजूदा वक्त की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार को उन्होंने श्रेय दिया है। तो भानु प्रतापपुर में कांग्रेस की जीत पर कवासी लखमा ने भी खुशी जताई है, और साथ ही साथ इसमें उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त की सरकार जो काम कर रही है उस काम से जनता खुश नजर आ रही है। ब्रिज मोहन अब 0 हो गए हैं। मैं विधानसभा में चुनौती दिया था, अगर भानु प्रतापपुर में अगर तुम भानु जीतोगे, मैं बीजेपी जीतेगा तो मैं विधानसभा में अंदर नहीं आऊंगा। उनको भी मैं चुनौती दिया था, वो भी मत आए, उसका अभी भी चैलेंज मेरा बरकरार है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकुश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, ये उपचुनाव कई मायनों में खास, इसके संकेत क्या नजर आ रहे हैं? आरक्षण का एक बड़ा मुद्दा, जिसके बाद ठीक ये उपचुनाव होना और उसमें कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट मिलना, बड़े अंतर के साथ जीतना, इसके क्या मायने माने जाए? है वो एक बार फिर से सत्ता पक्ष के पक्ष में गया है, और सत्ता पक्ष के पक्ष में जाने का सीधा आशय यही है कि आने वाले समय में, यानी 2023 में विधानसभा चुनाव है, और विधानसभा चुनाव के मुख्य चुनाव के ठीक पहले अगर इस चुनाव में वहां की जनता सत्ता पक्ष के विरोध में जाती या सत्ता पक्ष के विरोध में वोट करती, तो स्वाभाविक है उस क्षेत्र को इस एक साल में मिलने वाला विकास जो है वो कहीं न कहीं रुकता हुआ दिखाई देता। और यही कारण है कि जनता ने सत्ता पक्ष का साथ दिया है। और दूसरी बात है कि चूंकि 3 बार से विधायक रहे हैं वहां पर मनोज मंडावी, और 3 बार के विधायक रहने के बाद अब उनकी पत्नी को जब कैंडिडेट बनाया गया, तो उस बात का भी कहीं न कहीं फायदा मिला है कि सिंपैथी वोट भी इसको कहा जा सकता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है आरक्षण। आरक्षण को लेकर जिस तरीके से हम जो सावित्री मंडावी है उनका वोट परसेंट, या बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं ब्रह्मानंद नेताम, उनका वोट परसेंट पर सबकी नजर है। सब इस हार जीत को बीजेपी और कांग्रेस की हार जीत देख रहे हैं। लेकिन तीसरे जो आदिवासी समाज की तरफ से जो कैंडिडेट खड़े किए गए थे,
अकबर राम कुर्राम। उन अकरम राम कुर्राम का अगर वोटिंग देखा जाए तो स्वाभाविक तौर पर उसने सीधे तौर पर सत्ता पक्ष के वोट काटे हैं, क्योंकि ये वोट जो है, जो करीब 22,000 करीब 21,171 वोटों से जो कांग्रेस पार्टी की जो कैंडिडेट जीती है, वो प्लस हो सकती थी, मतलब करीब 40 से 45,000 के आसपास ये लीड हो सकती थी। लेकिन अकबर राम कुर्राम के खड़े होने के बाद वहां पर स्थितियां जो है बदल गई। हालांकि ये अब बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सच है कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट वहां से जीती हैं। हाँ। लेकिन तीसरे जो कैंडिडेट जिनको ये वोट मिला है, वो कहीं ना कहीं सोचने पर यानी कि जो है इस उपचुनाव के मजबूर करता है। नतीजों से एक बात और भी स्पष्ट होती है अंकुश, कि सर्व आदिवासी समाज अगर पूरे प्रदेश के अंदर अपने कैंडिडेट उतारता है तो उनको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ये समीकरणों को बिगाड़ सकते हैं, बना सकते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि समीकरण को बिगाड़ने का काम अगर किया है तो अकबर राम कुर्राम यानी आदिवासी कैंडिडेट ने जो वहां पर समीकरण बनाए हैं, वो सत्ता पक्ष और विपक्ष को नुकसान करता हुआ यहां पर दोनों दिखाई दिया है। मान लीजिए अगर अकबर राम कुर्राम अगर खड़े नहीं होते तो ये वोट हो सकता था बीजेपी के पाले में जाते, तो बीजेपी का कैंडिडेट कहीं न कहीं जीतता हुआ दिखाई देता। लेकिन बहरहाल ये आरक्षण के विषय में सरकार ने जिस तरीके से 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण को फिर से यथावत रखने की जो कोशिश की है, जो 32% आदिवासियों को आरक्षण देने के लिए जो बिल पास किया है, उस बिल का भी कहीं न कहीं इसमें पूरा का पूरा असर यहां पर होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अब इन नतीजों को सीधे तौर पर 2023 के मुख्य चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि 2023 में जब विधानसभा चुनाव होगा तो इन नतीजों का उस चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया भी हमने सुन ली है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि 2023 में इन नतीजों का क्या इफेक्ट होगा, इन नतीजों से वो उस चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा, ये बात अभी से नहीं कही जा सकती। मतलब स्पष्ट तौर पर बीजेपी कहीं न कहीं ये मानकर चल रही है कि आने वाले समय में बीजेपी को और ज्यादा मेहनत ये तो मानना पड़ेगा कि अग्नि परीक्षा थी। भारतीय जनता पार्टी संगठन के भीतर बड़े स्तर पर सर्जरी हुई, बड़े स्तर पर परिवर्तन हुए और उसके बाद ये पहला उपचुनाव था। तो ये उस लिहाज से संगठन में जो बदलाव हुआ उसका एक रिजल्ट भी दिखाता है, जो कि शून्य रहा है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से बदलाव होने के बाद भी वहां के परिणाम जो है वो बीजेपी के पक्ष में नहीं आ सके, या बीजेपी कह सकते हैं कि वहां पर जिस तरीके से मेहनत होनी थी और वैसी मेहनत जो है बीजेपी नहीं कर पाई। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण ये भी रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया जो सीधे अटैक किया बीजेपी कैंडिडेट के ऊपर, कैंडिडेट के ऊपर सीधा अटैक हुआ। और जिस तरीके से पॉस्को एक्ट जैसे मामले में, गंभीर मामले में कांग्रेस ने बीजेपी के कैंडिडेट को नाम उछाला और कुछ तथ्य प्रस्तुत किए। उसके बाद झारखंड पुलिस वहां पर पहुंची, उस झारखंड पुलिस के घूमने का असर भी उस क्षेत्र में कहीं न कहीं देखने को मिला है। तो उसके बाद जब जैसे ही वोटिंग खत्म हुई थी, तो वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद बीजेपी के कैंडिडेट की गिरफ्तारी जैसी खबरें आने लगी कि उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। फिर वहां पर विरोध देखने को मिला। तो ये विरोध जो है वो विपक्ष के नेताओं की तरफ से या विपक्ष बीजेपी के कैंडिडेट के समर्थकों द्वारा जरूर किया गया था। लेकिन उसके ठीक बाद एक विरोध और देखने को मिला था जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में नहीं आ पाया। वो विरोध था कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का, ये उन कार्यकर्ताओं का जो सावित्री मंडावी को समर्थन करते हैं। उस विरोध में भी ये तस्वीरें देखने को मिली थी कि जिस तरीके से बीजेपी ने कैंडिडेट चयन में जो कैंडिडेट का चयन किया, यानी कि इस दौरान जो कई ऐसे एस्पेक्ट हैं वो नजर आए हैं। इसमें सर्व आदिवासी समाज का कैंडिडेट उतरना ये एक बड़ी चिंता का कारण बना है दोनों राजनीतिक दलों के लिए, तो ये बेहद महत्वपूर्ण भी रहा है। अब इसमें कई और चीजें भी हैं, जरा उसको लेकर के भी समझ लेते हैं। इसमें हम अंकुश ये भी समझ रहे हैं कि एक तो सरकार जब रहती है तो सरकार का एक प्रभाव भी होता है। ऐसे में उपचुनाव के अंदर इससे पहले भी 4 उपचुनाव हुए, उसमें भी जीत कांग्रेस पार्टी को ही मिली थी। तो क्या इसमें सिंपैथी वोट और सरकार के काम दोनों का मिला जुला असर नजर आया?
देखिए, जिस तरीके से शुभेंदु आपने कहा कि उपचुनाव में सत्ता पक्ष का पलड़ा जो है हमेशा भारी रहता है, चाहे वो किसी भी राज्य के हम उदाहरण देख लें। छत्तीसगढ़ में ही भी हम 4 उदाहरण देख चुके हैं ऑलरेडी, जहां पर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है और 4 उपचुनाव जीतने के बाद अब 5वें उपचुनाव में उम्मीद भी यही जताई जा रही थी कि आने वाले समय में भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी और ठीक वैसे ही परिणाम आए हैं। लेकिन जिस तरीके से वहां पर 3 बार के विधायक रहे मनोज मंडावी, उनके निधन के तुरंत बाद ये चुनाव होना, उपचुनाव होना और उपचुनाव में मनोज मंडावी की पत्नी के ऊपर भी कांग्रेस पार्टी ने दांव खेला, तो वो कहीं न कहीं 2 चीजें प्लस होती हुई दिखाई दी। दूसरा, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से प्रदेश भर में काम कर रही है, उन कामों का कहीं न कहीं असर दिखा है, सिंपैथी वोट का असर भी निश्चित तौर पर दिखा है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण यह रहा है कि बहुत कम समय बचा है अब इस सरकार का, क्योंकि 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही और 15 सालों तक कई तरह की तस्वीरें प्रदेश की जनता ने देखी है, हर एक विधानसभा क्षेत्र की जनता ने देखी है। लेकिन 2018 में प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताया। अब कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताने का सीधा आशय यह था कि 2018 से लेकर 2023 तक, मतलब ये जो 5 सालों का जो कार्यकाल है सरकार का, उस कार्यकाल में जनता भी ये देखना चाहती है कि 15 सालों तक बीजेपी को मौका दिया गया था, तो बीजेपी ने अपने हिसाब से काम किया, बीजेपी ने अपने हिसाब से प्रदेश का विकास किया। लेकिन अब जो 5 सालों के लिए जो मौका कांग्रेस पार्टी को दिया गया, उन 5 सालों में भी जनता देखना चाहती है कि पूरे कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, बीजेपी से इतर या बीजेपी से अलग किस तरीके का काम यहाँ पर बीजेपी करेगी। इसलिए यही कारण है कि जनता जो है लगातार, चाहे वो मुख्य चुनाव 2018 के परिणाम रहे हो, चाहे वो उपचुनाव अलग अलग सालों के अलग अलग समय के जो उपचुनाव रहे उसके जो परिणाम रहे हैं, उन परिणामों में देखने को मिला है कि जनता एक बार चाहती है कि पूरा कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का देखना है और कांग्रेस पार्टी का पूरा कार्यकाल देखने के बाद 2023 में डिसीजन लिया जाएगा कि उनके लिए कौन सी सरकार ठीक है, कौन सी सरकार ठीक नहीं है। और यही कारण है कि लगातार कांग्रेस पार्टी जो है उपचुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है अंकुश, लेकिन इसमें एक और बड़ी चीज भी नजर आई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस लाइन पर चलती है, धर्मांतरण जैसे मुद्दों को लगातार इस चुनाव में उठाने की कोशिश की गई, लेकिन सीमित कर दिया गया। ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर लगे आरोपों को लेकर के इर्द गिर्द पूरा चुनाव कर दिया गया। लेकिन क्या अब स्ट्रैटेजी में बदलाव करने की जरूरत है बीजेपी को, तभी आगे कुछ 2023 में संभावनाएं बन सकती हैं? बिल्कुल, 2023 में किस तरीके की संभावना रहेंगी उस पर हम बाद में इस पर बातचीत करते हैं, लेकिन एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कांग्रेस पार्टी के संचार प्रमुख जो हैं सुशील आनंद शुक्ला, इस जीत को 2023 से जोड़कर देखते हैं या फिर तय था कि कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट ही वहां जीत रहा है? ये तो तय था, सुनिश्चित था कि 2023 में भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी और यहाँ पे भी जीत हमारी सुनिश्चित है। उसका कारण है, हमारी सरकार बनने के बाद में हमारी सरकार में 3/4 बहुमत के साथ आए। उसके बाद जितने भी चुनाव हुए, जनता का भरपूर आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। 5वां उपचुनाव हम जीते हैं, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। नगरीय निकाय चुनाव में सारे महापौर हमारे जीते, पंचायत में हम जीते। उसका कारण है हमारे पास में जो योजनाएं हमारी सरकार की, योजनाओं का भारतीय जनता पार्टी के पास काट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास में ऐसा कोई नेता नहीं है जो भूपेश बघेल के व्यक्तित्व के सामने टिक पाए। अभी तक 4 साल में भारतीय जनता पार्टी ने भूपेश बघेल से मुकाबला के लिए 4 प्रदेश अध्यक्ष बदले। मैं तो ये भी सुना कि 5वां अध्यक्ष भी बदलने जा रहे हैं, मतलब 90 दिन का कार्यकाल अभी पूरा नहीं किया है, उनको बदलने की बातें कल अखबारों में फ्रंट पेज में छप चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे यह बताने की स्थिति में नहीं है कि वो कांग्रेस का मुकाबला कैसे करेगी। उसका कारण है कि 15 साल का भरपूर मौका छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की जनता का शोषण किया, आदिवासी समाज का शोषण किया, छत्तीसगढ़ियों का शोषण किया। छत्तीसगढ़ के जिन उद्देश्यों को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य बना था, उन उद्देश्यों से भारतीय चलिए मैं रोक रहा हूँ, मैं आपके के साथ रोक रहा हूँ, लेकिन स्पीच कुमारी सैलजा क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनवाते हैं। इतना जो बेरोजगारी आम जो हमारा, आप देख सकते हैं कि युवा यहाँ भी खड़े हैं कि बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है जिसको ये छूना भी नहीं चाहते, और दूसरे मुद्दों को ये बीच में लोगों के बीच में इवेंट्स दिखाना चाहते हैं, उससे लोग प्रभावित नहीं होंगे। मैम, जहाँ आप लोगों के हैं उस पर आप बिल्कुल उस पर हम विचार करेंगे कि आगे के लिए हम कैसे फिर से लोगों का विश्वास जीतें। और आप देखते हैं कि आप पार्टी जो है वो बीजेपी का दूसरा ही पहलू है। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसी तरह से आप पार्टी है, और आप पार्टी को हर जगह से जैसे ये बोलते हैं
तो कुमारी सैजल को आप सुन रहे थे। एक सिक्के के दो पहलू आम आदमी पार्टी को बताते हुए, ये कहते हुए कि बीजेपी की बी टीम है आम आदमी पार्टी। अंकुश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। अंकुश, बने रहिए आप हमारे साथ। यहाँ रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए वापस लौट रहे हैं। हमने फसल बीमा योजना